Yes, all of you have joined. चलो सबने ज्वाइन कर लिया? यस, ओके, वेरी गुड। सो हम पढ़ रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हमने दो प्लेट्स ली, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दिस इज प्लेट 1, एंड सेकेंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज प्लेट 2। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी across a potential difference which is V, and we can say that the process of charging a capacitor is equivalent to transferring the charges from one plate to other plate। ठीक है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर करना, इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग। अब ये पॉइंट को समझो, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसको रीड करेंगे। The moment the charging starts, there is a potential difference between the plates. Therefore, to transfer the charges against the potential difference, some work has to be done, and this work is stored as electrostatic potential energy in the capacitor। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखो। हम सबने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर आल्सो नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड्स। सो यहां पे फोर्स जो प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस होगा फोर्स, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये फोर्स जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस होगा, that work will be stored in the form of potential energy, which is your electrostatic potential energy। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क प्रोड्यूस होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो भी कंजर्व रहेगी। एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। इफ एनर्जी इज कंजर्व, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ये लाइन को पढ़ो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is done against the potential difference, which will be stored in the form of electrostatic potential energy in the capacitor। तो जितना भी वर्क डन हम करेंगे वो सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अभी तक कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी दो प्लेट्स को, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, जब आमने सामने हम लाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझोगे, है ना। हमने दो प्लेट्स, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आपको यही बात बताई थी कि जब दो प्लेट्स को हम आमने सामने लाते हैं तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है ना। तो इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है, तो हमने क्या किया, इस प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिससे हम इसका पोटेंशियल को मेंटेन कर सके, है ना। जैसे ही हम इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो ये क्या करेगी, इसके पोटेंशियल को कम करना चाहेगी, लेकिन हमने क्या किया, इस बैटरी की हेल्प से हमने इसके पोटेंशियल को फिर से उतना ही मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो जितना वर्क डन हम करेंगे इस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, जितना वर्क डन हम करेंगे इस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, वो सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। All the work done which is done in the form of this battery will be stored in this plates in the form of electrostatic potential energy. समझ आया? ये पॉइंट सबको क्लियर है? इसलिए मैंने बोला था आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बहुत ध्यान से समझना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस जिसको समझ आया होगा उसको ये वाला पॉइंट बहुत इजीली कैचअप हो गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से आपके कैपेसिटर के बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस से ही आपके बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे कैपेसिटर के। तो ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो फिर अब डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। If you got this point, then next step is very simple. Suppose करो अब हमने dq एक चार्ज लिया। If dq be the charge which is transferred against the potential difference v, तो छोटे से चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन कितना होगा? Which is v times dq। ये तो हम पढ़ चुके हैं। छोटे से चार्ज के लिए वर्क डन कितना होगा? v times dq, ठीक है। अब हम सबको पता है कैपेसिटेंस में चार्ज इज इक्वल टू c times v, so I can write v is equal to q upon c. From this equation I can write v is equal to q upon c. Now I will substitute this value, in this equation, so that we will get small work done which is equal to q upon c into dq, है ना। छोटा सा वर्क डन हमें क्या मिल गया? q अपॉन c इंटू dq। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? फॉर टोटल वर्क डन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, एंड यू नो दैट c इज कांस्टेंट हियर, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू dq, सो q dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? You will get q square upon 2c, q square upon 2c. This relation is very very important, very important, क्योंकि ये रिलेशन डायरेक्टली यूज होगा आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल। कई बार क्वेश्चन आएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगी और वर्क डन भी यही होगा, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव फील्ड्स, hence we can say that the amount of work done will be same and will be equal to the net amount of potential energy which is stored in the plates, ठीक है। सो वर्क डन के लिए भी आप सेम इक्वेशन यूज करोगे,
पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम इक्वेशन यूज करोगे, बिकॉज दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जितने भी फोर्सेस है कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, उसके बाद ये डेरिवेशन आपको लिखना है। सो यहां तक आप नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो। ये सबने लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव डन? ऑल ऑफ यू हैव डन? चलो ठीक है। एक बार फिर से देख लो। वर्क डन इज इक्वल टू V into dq. So total work done or energy to transfer a charge q will be integration of q upon c dq, or you can say half q square upon c, or you can write half cv square. हाँ, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप q को क्या लिख सकते हो? cv लिख सकते हो। यू कैन राइट q इज इक्वल टू cv। तो जब आप q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, so you will get another relation which is half cv square. These both relations are very important. ठीक है, हाफ cv स्क्वायर बोलो, चाहे q स्क्वायर अपॉन 2c बोलो। एक रिलेशन आप और भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू cv को मैं क्या लिख सकता हूं? q, हाफ इंटू q इंटू v। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, हाफ इंटू q इंटू v। ठीक है, हाफ इंटू q इंटू v। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये फॉर्मूले से आपको पता चलेगी कि यहाँ पे खाली आधी एनर्जी स्टोर हो रही। टोटल एनर्जी कितनी होती है हमारे पास? Q इंटू वी के बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे सिर्फ हाफ Q इंटू वी एनर्जी स्टोर हो पा रही है। तो बाकी की जो बची हुई आधी एनर्जी है वो कहां पे जा रही है ना? कैपेसिटर की प्लेट्स में खाली आधी एनर्जी स्टोर हो रही है, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। सो रेस्ट जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी में से अगर मैं ये स्टोर्ड एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितनी एनर्जी बचेगी? आधी एनर्जी बच रही है। सो कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो खाली आधी एनर्जी को ही स्टोर कर पा रहा है, तो रेस्ट आधी एनर्जी कहां पे जा रही है? क्या कोई आंसर बता सकता है इसका? From this equation we can see that only half of the energy capacitor plates are able to store. So where is another half energy is going where? Rest half energy जो बच रही है वो कहां पे जा रही है? Yes, in moving a charge it is basically lost in the form of heat. जो रेस्ट आधी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, है ना? क्योंकि हीट भी तो प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस कहां पे होगी? अब ये जो आपने कनेक्शन दिए हुए हैं वायर के, पोटेंशियल से आपने इसको कनेक्ट किया है, सो इस वायर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। इस वायर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस होगा तो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगी, और हीट में ये एनर्जी लॉस हो जा रही है। हीट में इतनी एनर्जी लॉस हो जा रही है और इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है।
इतनी एनर्जी लॉस हो रही है, इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैपेसिटर इज एबल टू स्टोर ओनली 50% ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर इज एबल टू स्टोर ओनली 50% ऑफ एनर्जी, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। वाई? So because rest energy is lost in the form of heat in the resistance of this wire, है ना? तो रेजिस्टेंस में आधी एनर्जी लॉस हो जा रही है और सिर्फ आधी एनर्जी को ही वो स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी हमने कर ली। एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमें बात करनी थी हमने सारी कर ली। अब एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो मैंने आपको कैपेसिटर दिया, ये सर्किट दी। लेट्स से इट इज गिवन दैट दिस इज योर सर्किट and it is connected with 3 capacitors across a battery of potential 30 volt. The capacitance of first capacitor is 2 microfarad. This is 3 microfarad. This is 6 microfarad. ठीक है, so question number 1, let's say this potential difference is V1, here the potential difference is V2, here the potential difference is V3. So question number 1 is that what is the value of V1, what is the value of V2, and what is the value of V3? Question number 2 is that find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance. And question number 3 is find the total energy stored. Find the total energy stored in the capacitors. ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए इस पे, तो ये सब आप सॉल्व करने की ट्राई करो। अभी अभी जो हमने पढ़ा, बेसिक फंडामेंटल्स हमने पढ़े, उसके बेसिस पे ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले V1, V2, V3 का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। यस, ऑल ऑफ यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। यस, किसी का आंसर आया पहले पार्ट का? V1 is 15 volt, V2 is 10 volt, V3 is 5 volt. What is your equivalent capacitance?
Yes, what is the value of equivalent capacitance? 1 आ रहा है, 1 microfarad. And what is the energy stored? Very good. Equivalent capacitance आ रहा है 1 microfarad. पोटेंशियल कितना आ रहा है? 15, 10 और 5. And what is the energy stored? एनर्जी स्टोर कितना आ रहा है? 450 जूल्स. सबका यही आंसर आ रहा है? ऑल ऑफ यू विल चेक. हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जिसका कैपेसिटेंस कम था उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा था उसका पोटेंशियल सबसे कम. मतलब आपका वो रिलेशन वैलिड हो गया. C is inversely proportional to V. Capacitance is inversely proportional to potential. ठीक है. एंड सेकेंड आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल दिया, which is 1 microfarad. Also you have calculated the energy stored, which is 450 joules. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो आज हम इधर ही अपना सेशन एंड कर रहे हैं. We will meet again in the next class with lot of more questions. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक आपका जो पेंडिंग होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना. आज का भी होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो भी कंप्लीट करना. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.